टू माय यूट्यूब चैनल महेश शर्मा ASN CSS। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो पूरी डेडिकेटेड रहेगी हमारी मैथ्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि SSC का नया कैलेंडर आने वाला है बहुत जल्द, और उसके अंदर हमारा जो CGL, CHSL और MTS बहुत सारे एग्जाम्स हमारे लिस्टेड हैं। तो इन सब के लिए मैं अपना CGL का जो मेरी स्ट्रेटेजी थी मैथ्स को लेके, जिसके कारण मैं टॉप पोस्ट ASN CSS ले पाया, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। एंड क्योंकि जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में फिलहाल हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं फिलहाल और जो गाइडेंस सीख कर रहे हैं, उन सबका सबसे मोस्ट कॉमन जो डाउट था, सबसे जो मोस्ट हार्ड टॉपिक था, जो सब्जेक्ट सबसे इनको हार्ड लग रहा था, वो मैथ्स ही था। इसलिए जो सबसे पहली वीडियो मैं अपनी स्ट्रेटेजी की सीरीज में ला रहा हूँ वो मैथ्स की ही है। मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो FAQs हैं जो स्टूडेंट्स के हैं, वो लिस्ट डाउन कर रखे हैं मेरे पास। सो उन सब के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे। सो जितना हो सके आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी SSC की तैयारी करते हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस YouTube channel so that I can make more and more videos on your questions and I will be solving your doubts. Thank you so much. So दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है मैथ्स को, बिकॉज मैथ्स बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एक सब्जेक्ट है जिसको हमें कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना होता है। कॉन्सेप्चुअली एक अप्रोच हमारी रहनी चाहिए उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं सबसे पहले स्टेप्स बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है मैथ्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो SSC के फील्ड में आ रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले SSC का जो सिलेबस है जिसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वो सारा जो सिलेबस है वो किसी भी फोटोशॉप वाले आप शॉप पे जाके आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं उसका। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि उस सिलेबस को प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद सिलेबस को आपको क्या करना है, आपको उसका एनालिसिस करना है। एक दिन आप उस पूरे सिलेबस को एनालाइज करें, उस टॉपिक्स को आप एक बार गो थ्रू करें कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स मैथ्स के अंदर SSC पूछता है। एंड अगर हो सके तो उसी सेम डे में आप कुछ क्वेश्चंस को लगाने की ट्राई करें जो PYQ में SSC से पूछ रखे हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप मैथ्स के वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर बेसिक अप्रोच, बिकॉज आपको उस टाइम पे स्मार्ट अप्रोच नहीं पता होगी, तो आप बेसिक अप्रोच से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला काम आपको ये करना है, जो चीज मैंने भी की थी, मैंने अपना पूरा 1 महीना दिया था SSC के हर क्वेश्चन को, हर जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को एनालाइज करने के लिए। मैंने जनवरी के अंदर पूरा महीना अपना स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने के लिए एंड आगे की जो मेरी स्ट्रेटेजीज को फ्रेम करने में लगाया था। एंड फरवरी से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। सितंबर में मैंने अपना प्री दिया था और क्लियर किया था विद फ्लाइंग कलर्स। एंड उसके बाद अपना जनवरी के अंदर मैंने अपना मेंस दिया था, जिसको क्लियर करके मेरा जो पोस्ट है ASN CSS की वो मुझे मिली। सो आपको पहले सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसको एनालिसिस करना है, ताकि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए with regard to the syllabus which is asked by the SSC। उसके बाद मैं एक फोटो आपको यहाँ पे साइड में लगा के दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको किस तरीके से एक टेबल लगानी है। आपको एक टेबल बनानी है ऑफ ऑल द टॉपिक्स, जिससे कि क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कितनी रिवीजन आप हर सब्जेक्ट की कर चुके हो। ठीक है, तो आपको एक तरफ टॉपिक्स लिखने हैं, देन इधर लिखना है रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4। आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन तो करनी ही करनी है ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ मैथ्स। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2 तो आप करो ही करो। 2 रिवीजन तो एक मस्ट है कि आपको करनी ही करनी है ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कंसेप्चुअली ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री के अंदर n नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको वो जो चैप्टर्स है वो आपको 3 से 4 बार ही आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी। तो आप वैसे जो टॉपिक्स हैं उनको 3 से 4 बार रिवीजन करिए। इसके बाद बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो काफी शॉर्ट रहे, बहुत क्रिस्प रहे एंड आपको टू द पॉइंट आपके जो स्ट्रेटजी है जो मैंने खुद अपनाई थी वो आपको मैं शेयर कर सकूं।
तो इसके बाद मैं आपको चाहूंगा कि जब आप ये एक टेबल बना लें, आप इस टेबल को अपने किसी सेपरेट कॉपी के ऊपर लिख के रखें, ताकि जब भी आप उस टॉपिक को आप रिवीजन कर ले, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लिया एंड वो मेरा फर्स्ट रिवीजन था, तो मैं जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फर्स्ट रिवीजन के आगे टिक मार दूंगा। ऐसे करते करते हर टॉपिक्स का रिवीजन करूंगा एंड देन जब लास्ट रिवीजन मेरा आएगा तो लास्ट रिवीजन में जब मेरे सारे टॉपिक्स में मैं टिक मार्क कर लूंगा, दैट मींस मैंने सारा अपना जो मैथ्स का सिलेबस है उसको पढ़ भी लिया है एंड रिवाइज भी कर लिया है। एंड बात रही प्रैक्टिस की, तो आपको डेली के डेली 60 to 70 क्वेश्चंस मैथ्स के करने ही करने हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। अगर आप एक दिन में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप ड्यूरिंग दैट पीरियड आप 60 to 70 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के आप लगा रहे हो। इसी तरीके से आपको हर टॉपिक पे यही चीज अप्लाई करनी है। इसके बाद आपकी बात आती है कि बहुत बंदों को लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है हमको, जब शुरुआत में हम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल। आपको शुरुआत में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को भी बहुत टाइम लगा था इनिशियली अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एंड वो सबको लगता है। तो आपको घबराना नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो सबको टाइम लगता है। एंड जितना ज्यादा आप टाइम लोगे उतना ज्यादा ही आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनोगे, तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड मेक श्योर दैट यू आर पॉइंटिंग आउट ईच एंड एवरी मिस्टेक व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ इन दिस फेज, बिकॉज यही जो फेज रहेगा, जो शुरुआत की जो आपका सिलेबस कंप्लीशन रहेगा, इसी में आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपकी बहुत ज्यादा वीक पकड़ है, आप उनको इजीली कैच नहीं कर पा रहे हो। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपको अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप इनकी और ज्यादा रिवीजन कर सको, कि अगर इसका क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। इसके बाद बात आती है कि आपको फ्री टाइम में क्या करना है। आपके पास कुछ फ्री टाइम में बचेगा दिन में, आप दिन के फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करते रहते होगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, कुछ भी आप अपने लेजर टाइम पे आप कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, ये एक फ्री टिप है मेरी तरफ से, कि आप एक मेंटल मैथ कैलकुलेशन करें, बिकॉज मैथ्स के अंदर कैलकुलेशंस का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको कैलकुलेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ, जो कि है मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइजेस। आप जब भी गूगल करोगे मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइजेस, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी जिसके ऊपर आप मेंटली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एन नंबर ऑफ कैलकुलेशन व्हिच यू कैन डू ऑन योर ओन इन योर माइंड। क्योंकि जितना आप कम पेन का यूज करोगे उतना ज्यादा आप फास्ट अपना क्वेश्चन मार्क डाउन कर पाओगे, एंड इजीली आपके लिए इजी हो जाएगा सिली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना, बिकॉज सिली क्वेश्चंस को आप जितना एलिमिनेट करोगे, आप जितनी अपने सिली एरर्स को एलिमिनेट करोगे, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर रहेगा, एंड यू कैन स्कोर 90 आउट ऑफ 90 इन मेंस एंड 50 आउट ऑफ 50 इन प्री। सो आप फोकस करो कि मेंस मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आप पूरा फोकस करके आप इनको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। आप खुद सोच के चलो कि अगर आप 50 रीजनिंग में स्कोर कर ले रहे हो, 50 आपके मैथ्स में स्कोर हो जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा एक रूम बन जाता है कि आप इंग्लिश और जीएस को मिला के क्लब करके आप 60 to 70 मार्क्स लेके आ पाओ। तो दैट इज क्वाइट feasible and you can easily score 160 to 170. That is quite easy for you all. So इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक टिप दे दी है कि आप जितना ज्यादा हो सके मेंटली कैलकुलेट करें। आप मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइजेस लगाइए विद द हेल्प ऑफ गूगल के ऊपर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी उसके लिए। उसके अलावा आपको रिवाइज करना है अपने कॉन्सेप्ट्स, आप डेली रिविजन करें। आप जो भी कॉन्सेप्ट आप डेली पढ़ रहे हैं उसको आप डे एंड पे रिवीजन कर लें, बस एक बार गो थ्रू कर लें। ये नहीं कि आप पूरा दोबारा पढ़ रहे हैं, आप बस उसको गो थ्रू कर लें एक बार। इसी तरीके से आपको वीकली रिवीजन करनी है ऑफ ऑल द टॉपिक्स व्हिच यू हैव रेड इन द पास्ट 1 वीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि मंथली रिवीजन करनी है। मंथली रिवीजन में आपको क्या करना है, मोटा मोटी जो आपके टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके ऊपर आपके जब क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपको दोबारा रिवाइज करना है इन मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन में आपको पूरा रिवाइज नहीं करना है, बिकॉज आपका मंथली रिवीजन में आप पूरा रिवाइज करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब स्लो पेस में आप आगे जाओगे, जो आपको नहीं करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो आपकी लास्ट रिवीजन रहेगी, ठीक है, बिकॉज लास्ट रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम। उस टाइम आपको क्या करना है, आपको रिजॉर्ट लेना है ऑफ द वन शॉट लेक्चर्स। वन शॉट लेक्चर्स आपको बहुत सारे टीचर से मिल जाएंगे, आदित्य रंजन सर के मिल जाएंगे, गगन प्रताप सर के मिल जाएंगे, अभिनय सर के मिल जाएंगे, राकेश यादव सर के मिल जाएंगे। मैंने इन 4 टीचर से मेनली पढ़ा था, एंड इसीलिए मैं आपको इन 4 टीचर्स का नाम इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इनके जो लेक्चर्स है, वन शॉट लेक्चर्स है, वो बहुत 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 हेल्प करते हैं इन द लास्ट टाइम रिवीजन। तो आप मेक श्योर कीजिए कि इनके लास्ट टाइम रिवीजन को करिए विद वन शॉट लेक्चर्स। उससे क्या होगा, उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। उसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि पहली चीज तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे,
सेकंड थिंग ये रहेगी कि उसके अंदर आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी कराते हैं ऑफ ऑल द टाइप्स, तो आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे एंड आपको क्वेश्चंस के लिए अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा। उसके अलावा आपका क्या रहेगा कि जब आप रिपीटेडली प्रैक्टिस में रहेंगे, आपको डेली डेली जब जो मैंने आपको एक इनिशियली पॉइंट बताया था कि डेली आपको 60 टू 70 क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यूज, आप इसके लिए पिनाकल यूज कर सकते हैं, किरल यूज कर सकते हैं, कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं। तो उसका जो मेन मोटिव है मेरा कहने का, क्योंकि रीजनिंग एंड मैथ्स दीज टॉपिक्स नीड द एनालिटिकल माइंडसेट, आपको एक एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड वो आपका तब बिल्डअप होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे इन चीजों के। इसीलिए रीजनिंग और मैथ्स ये आपको डेली के डेली ही करने हैं, चाहे तो आप इंग्लिश या फिर जीएस कर रहे हो या ना कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आपको मैथ्स और रीजनिंग तो डेली डेली करनी ही करनी है। क्योंकि मैं ये सब चीजें करता था, जो भी मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो मैं खुद प्रैक्टिस में लिया करता था, और मैं खुद आपको एक एंड में वीडियो डालूंगा, ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से मेरी नोटबुक है और उस नोटबुक के अंदर किस तरीके से मैंने अपना प्रैक्टिस कर रखी थी हर क्वेश्चन की, हर टॉपिक की, और किस तरीके से मैंने कीड़े मार रखे थे अपने कॉपी के अंदर। सो ये चीज रहेगी। एंड विद वन शॉट लेक्चर्स आपको क्या करना है कि एक मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको मॉक देने ही देने हैं। आपको जब तक आपका सिलेबस नहीं होता है, आपको मैं मॉक देने का तरीका बताता हूँ कि मॉक आपको देना कब है, जिस टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो, उस टाइम आपको वीक में एक मॉक तो देना ही देना है, जो कि आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, बिकॉज टेक्स्ट बुक मेरे को बहुत रेलेवेंट लगता है। तो आप टेक्स्ट बुक का हर वीक एक फ्री मॉक आता है, तो आप वो डेली हर वीक का आप एक फ्री मॉक दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि हाँ आपका कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा पीछे रख रहा है, वो क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं या फिर और चीजें हो जा रही हैं, तो आपको वो चीज करनी ही करनी है। अब बात आती है कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें। हर कोई कहता है कि मॉक एनालिसिस करिए, मॉक एनालिसिस करिए, लेकिन बताता कोई नहीं है कि मॉक एनालिसिस कैसे करना है। मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके से मॉक एनालाइज किया करता था। तो मॉक एनालाइज करने के लिए आपके पास 3 कैटेगरी में आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना है। जब भी आप अपने मॉक अटेम्प्ट करते हैं, आपको एट द एंड ऑफ द मॉक यू हैव टू चेक ऑल द टॉपिक्स एंड द टाइमलाइन इन व्हिच यू हैव डिड दैट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, 3 तरीके से आपको कैटेगराइज करना है क्वेश्चन को और उनके टॉपिक्स को, और उसको नोट डाउन कर लेना है अपनी एक अलग नोटबुक के ऊपर, जिसमें आपने पहले टॉपिक्स नोट डाउन किए थे फॉर द रिवीजन, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं जिसमें आपके नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं। नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा अबाउट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, यू हैव टू अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो क्वेश्चन गलत भी हो गया, आपने लंबा समय भी ले लिया एंड वो क्वेश्चन गलत भी हो गया। इसी तरीके से आपकी तीसरी कैटेगरी रहेगी उन टॉपिक्स की जिसमें आपका क्या रहेगा कि आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन वो क्वेश्चन आपका सही हुआ है। दैट मींस कि आपको कॉन्सेप्चुअली आप उस टॉपिक को लेके क्लियर हो। तो इसलिए इन 3 तरीके से आपको कैटेगराइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कैटेगरी है नॉन अटेम्प्टेड की, तो यानी कि आपको उसका कोई होश ही नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बेसिक से कैसे सॉल्व करना है, तो आपको कुछ नहीं पता था उसके बारे में। तो आपको पहली चीज ये करनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, आपको उन टॉपिक्स को कंप्लीट रिवीजन करनी है। कंप्लीट मींस कंप्लीट रिवीजन, उस टॉपिक की कंप्लीट रिवीजन होनी ही चाहिए। And for second category which is attempted but took longer time and the question was incorrect, that means कि आप कहीं ना कहीं conceptually incorrect हैं, आपको कहीं ना कहीं confusion है regarding that concept, regarding that topic, so आपको क्या करना है कि उस concept को, उस topic को आपको re-revise करना है। re-revise मतलब आपको एक ऊपर से एक overlook करना है, उसको एक आपको go through करना है उस topic से कि हाँ किस तरीके से इसके अंदर मेरे को कंफ्यूजन रही क्वेश्चन करने में एंड कहाँ पे मैं उसमें मिस्टेक कर गया। मिस्टेक आपकी 2 तरीके की हो सकती है, या तो आप कॉन्सेप्चुअली इसमें इनकरेक्ट हो या फिर आपने सिली मिस्टेक कर दी हो कैलकुलेशन के अंदर। तो वो आप देख लीजिएगा, जिसमें आप कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे हो तो उसमें कैलकुलेशन की थोड़ी मिस्टेक है, वो आपकी इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिसमें कॉन्सेप्चुअली आप रॉन्ग हो, वो आपको कॉन्सेप्चुअली अपना करेक्ट करना है, रिवाइज करना है एंड और उसको इनहैंस करना है। थर्ड टॉपिक जो है वो है अटेम्प्टेड बट टुक लॉन्गर टाइम एंड दी आंसर वाज करेक्ट, यानी कि आप कॉन्सेप्चुअली उसमें ठीक ठाक चल रहे हैं बट आपको बेसिक आता है लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं आती है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ आपको ट्राई करना है कि आप अपने जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की हेल्प से उन क्वेश्चंस को उड़ा पाए।
तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उनकी, आप हेल्प ले सकते हैं यूनिट डिजिट की, आप हेल्प ले सकते हैं डिजिटल सम की, और ये सब आपको सिखा दिया जाएगा जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड दी रिवीजन वीडियोस जो जिसकी मैंने बात की थी वन शॉट लेक्चर्स की। तो वन शॉट लेक्चर्स में भी हर टीचर अपनी वीडियो के अंदर समझाता है कि किस किस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे ऐसे तरीके लगा सकते हैं कि आप ऑप्शन से ही और क्वेश्चन को उड़ा दें। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू टू क्रैक सीजीएल। ये सबसे आपकी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपका 50 to 50 और 90 to 90 आ ही सकता है 100%। और क्योंकि आपका जो मैथ्स और रीजनिंग रहता है ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कम से कम समय के अंदर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा टाइम लेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको आता होगा नहीं आता होगा वो पता होगा आपको, एंड आप विद इन सेकंड्स आप उसको कर लोगे। सेम विल बी द थिंग विद जीएस का भी सेम रहेगा। आपको अगर नॉलेज होगी उस कॉन्सेप्ट की या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक की तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन कैलकुलेशन आ जाती है मैथ्स के अंदर, तो कैलकुलेशन आपको किस तरीके से शॉर्ट टू शॉर्ट करनी है वो आपको करनी पड़ेगी एक हैबिट से। आपको वो हैबिट बनानी पड़ेगी जो मैंने भी बनाई है अपनी इन दी 2 to 3 months बिफोर द प्री। मैंने प्री के 2-3 महीने पहले से ही ये अपनी स्ट्रेटेजी अपनी हैबिट बनानी शुरू कर दी कि मैं हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन का मैं पहले चेक किया करता था कि इनकी डिविजिबिलिटी अलग है, इनकी डीएस यानी कि डिजिटल सम अलग है, इनका जो हमारा एंड डिविजिबिलिटी में चेक करता था विद द कॉमन डिविजिबल थिंग व्हिच इज देयर इन द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो यानी कि अगर 9 का डिविजिबिलिटी मेरे को कॉमन दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर जिसकी हेल्प से मेरा सोल्यूशन आ सकता है, तो मैं ये चेक करूंगा कि ऑप्शन के अंदर 9 की डिविजिबिलिटी है क्या। अगर कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एक सिंगल 9 की डिविजिबिलिटी का ऑप्शन रहेगा, बाकी कोई भी डिविजिबल नहीं रहेगा 9 से, तो यानी कि जो सिंगल ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल हो रहा है दैट विल बी माय करेक्ट आंसर, और ये विद इन सेकंड्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकूंगा विद द हेल्प ऑफ दीस काइंड ऑफ ट्रिक्स लाइक डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी एंड आपका जो यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, जहां पे आपको कैलकुलेशन बहुत लंबी लगती है वहां पे आप मेक श्योर कीजिए कि जब अगर आपके ऑप्शंस के अंदर डिजिटल सम अलग है चारों में, तो आप सिर्फ डिजिटल सम की हेल्प से आप मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करके जितने भी ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लगाते हो वो आप लगा के इजीली रिजॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। सो ये जो कुछ मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई अपने इस लेक्चर के अंदर, जो मैंने बहुत फास्ट करा, मैंने लिटरली बहुत फास्ट आपको समझाया, बट ये बहुत डिटेल मैंने आपको समझाया कि आप किस तरीके से अपने जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उसको बिल्डअप कर सकते हो, किस तरीके से आपको एक मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को मैथ्स के लिए। क्योंकि आपको उसके लिए जैसे मैंने जो अपनी आखिरी टिप दी आपको कि आपको मेक श्योर करना है कि एक हैबिट बन जाए आपकी कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो पहला आपका चीज ये हो कि आप चारों ऑप्शंस को देखो। चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आप क्वेश्चंस की हेल्प से फाइंड करो कि हाँ भाई कौन से क्वेश्चन के अंदर आप ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इस ट्रिक को, वो होते हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन, और सेकंड थिंग इज ऐसे क्वेश्चन एडवांस के जिसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, जैसे मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन हो गए रिलेटेड टू एल्जेब्रा के अंदर भी क्या कर सकते हो आप, जिसके अंदर आपका वैल्यू पुटिंग रहती है। तो वैल्यू पुटिंग जैसे क्वेश्चंस के अंदर आप इजीली इस सब चीजों को लगा के आप इजीली क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी हेल्प से यू कैन स्कोर रियली वेल। अगर आप 50 आउट ऑफ 50 या फिर 90 आउट ऑफ 90 भी स्कोर नहीं कर पाते हो इन केस, जो कि आप कर पाओगे इजीली अगर आप मेरी इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो ना करते हुए भी आप कम से कम 45 से अबव ले आओगे मैथ्स के अंदर, एंड अबव 80 आप ले आओगे इन मेंस, जो कि मोर देन इनफ रहेगा आपको सिलेक्शन के बहुत 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 पास ले जाने के लिए। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल to staying at the last of this video till the end of this video, and I would request you to please share, subscribe and like my channel and this video as well, so that it can reach to the masses। and आप इन सब जो ट्रिक्स एंड टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है इन दिस वीडियो, एक डिटेल्ड मैनर में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं इन मैथ सेक्शन ऑफ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस। So with this note, I would like to end this video, and I would like to thank you all. Jai Hind, Namaste, and I would like to request you all to please share this video and subscribe my channel. Thank you so much, and have a great day ahead.